क्वेश्चन नंबर 20 की। ठीक है, और हमारे नोट्स का क्वेश्चन नंबर 20 है, पर जो ICI का स्टडी मटेरियल है उसका इलस्ट्रेशन 2 है ये। ठीक है, स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा ICI के लिए कि उन्होंने ये क्वेश्चन करेक्ट कर दिया। ये क्वेश्चन काफ़ी समय से गलत चला आ रहा था, तो इस वजह से बहुत गड़बड़ होती थी, पर अभी फाइनली उन्होंने इसे करेक्ट कर दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान से सुनना है आपको, है ना। क्या लिखा है? फॉलोइंग इज द एब्रिज्ड बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड। ठीक है, क्या क्या गिवन है भाई, देख लो। शेयर कैपिटल गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट लाइबिलिटीज टोटल यहाँ गिवन है। फिर असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, लेस डेप्रिसिएशन 35,000 गिवन है। ठीक है, तो टोटल फिक्स असेट 1,15,000 की है। फिर स्टॉक, रिसीवेबल्स, बैंक, ये सब दिया है, और टोटल है 1,57,000। ठीक है, with the help of additional information furnished below, you are required to prepare trading P&L account and a balance sheet। ठीक है, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है ध्यान से सुनना। द कंपनी वेंट इन फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इनका कहना है कि आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जैसा कुछ सुना है, कुछ उसी टाइप की बात होने वाली है। तो हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, हम अपनी आइटम्स को, चाहे वो लाइबिलिटी साइड के हों या असेट साइड को, उनको रीवैल्यू करने वाले हैं, कंसिडरिंग दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या लिखा है? विथ शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम एज फॉलोज। ओ हो, हम कैपिटल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज तो कर रहे हैं, लेकिन ध्यान से, शेयर कैपिटल अभी भी वही रहेगा जो पहले था। पहले शेयर कैपिटल कितना था? 1,00,000। अभी भी शेयर कैपिटल कितना रखना है? 1,00,000 ही रखना है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं आगे क्या दिया है भाई। शेयर कैपिटल 50%। अच्छा, इन्होंने कुछ नीचे बोला है यहाँ पर, हाँ ठीक है, तो यहाँ वापस से आ जाते हैं। शेयर कैपिटल 50% रहेगी, अदर शेयर होल्डर फंड 15%, डिवेंचर 10% और पेबल्स 25%। आप देखो तो उन्होंने पूरा लाइबिलिटी वाला साइड हमें दे दिया है। शेयर कैपिटल 50%, अदर शेयर होल्डर फंड मतलब रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह 15%, डिवेंचर मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ठीक है, और पेबल्स मतलब करंट लाइबिलिटी। तो असेट सॉरी लाइबिलिटी साइड तो पूरा दे दिया उन्होंने, है ना। अब सिंस उन्होंने कहा शेयर कैपिटल सेम रखना है, मतलब 1,00,000 ही रखना है, और 1,00,000 50% के बराबर होगा, इसका मतलब टोटल कितना होगा? 2,00,000 होगा ना। वापस बोलता हूँ, शेयर कैपिटल का अमाउंट 1,00,000 ही रखना है, और टोटल जो आपका लाइबिलिटी साइड 100% है, तो टोटल का 50% शेयर कैपिटल, 15% अदर शेयर होल्डर फंड, डिवेंचर 10% और पेबल 25%। तो अगर 1,50,000% के बराबर होगा, तो भाई मतलब टोटल 2,00,000 होगा। 1,00,000 डिवाइड बाई 50%, 2,00,000। अब 2,00,000 का 15% कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 30,000, 10% आ जाएगा 20,000, और 25% आ जाएगा 50,000। समझे आप बात को? तो कितना बढ़िया काम हो गया। लाइबिलिटीज वाला साइड तो एक तरीके से गिवन ही है ना। तो एक काम करते हैं, अपन ना इसको यहाँ पर बना ही देते हैं। इलस्ट्रेशन 2 है स्टडी मटेरियल का, और नोट्स का है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, यहाँ पर ना अपन एक बैलेंस शीट छोटा सा बना देते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, और इधर लिख देते हैं सारी लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल और अदर शेयर होल्डर फंड, डिवेंचर, और हो जाएगा अपना पेबल्स मतलब करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये लेना है आपको 1,00,000, ये हो जाएगा आपका 30,000, 2,00,000 का 15% 30,000, और ये हो जाएगा आपका 20,000, और ये हो जाएगा आपका 50,000। अब ऐड करिए तो कितना आएगा? 2,00,000 ही आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 2,00,000। असेट साइड में अभी कुछ नहीं पता है ना, अभी तो जो पता था वो अपन ने लिख लिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या लिखा है भाई? आगे लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग्स रिमेन अनचेंज। अच्छा, लैंड और बिल्डिंग को भी सेम रखना है। कितना था पहले से लैंड और बिल्डिंग? ये था 80,000। ठीक है, तो लैंड और बिल्डिंग 80,000 ही रहेगा। एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी हैज़ बीन बॉट। ठीक है, एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, एंड अ फर्दर 5,000 डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ। 5,000 का डेप्रिसिएशन और लगा है। ऑब्वियसली एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी खरीदोगे तो डेप्रिसिएशन उसका और लग जाएगा, है ना। ठीक है, और आगे लिखा है द टोटल फिक्स्ड असेट देन। द टोटल फिक्स्ड असेट देन मतलब सब कुछ करने के बाद, मतलब जो एडिशनल खरीदा है उसे जोड़ दो, डेप्रिसिएशन घटा दो, सब कुछ करने के बाद, है ना। ये देन का मतलब सब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद
कॉन्स्टिट्यूटेड 60% ऑफ टोटल फिक्स्ड एंड करंट असेट। ठीक बात है। तो बोले इसके बाद क्या होगा, जो आपकी टोटल फिक्स असेट होगी वो टोटल फिक्स असेट फिक्स और सॉरी आप इससे बोलता हूँ, जो टोटल फिक्स असेट है वो कितनी होगी, फिक्स असेट और करंट असेट का 60% होगी। जो आपकी फिक्स्ड असेट होगी वो कितनी होगी, फिक्स्ड और करंट असेट के टोटल का 60%। तो सिंपल कहो ना यार, असेट साइड क्या क्या होता है, फिक्स्ड और करंट असेट दोनों का टोटल मतलब टोटल असेट, टोटल असेट का 60% क्या होगा, फिक्स्ड असेट होगा। ठीक बात है। तो चलो इस एडजस्टमेंट को समझ लेते हैं, ये सबसे काम का है, इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, आपको क्या बताया है, लैंड और बिल्डिंग 80,000 है। ठीक है, ये देखो ना पहले से गिवन है भाई, अपन चेक कर लो एक बार, आप देख लो ध्यान से। ये देखो क्या गिवन है, लैंड और बिल्डिंग 80,000 गिवन है, तो ये सेम रखनी है। प्लांट मशीनरी 50,000, डेप्रिसिएशन घटाया था 15,000 तो 35,000, तो टोटल 1,15,000 गिवन था। ठीक है, अब अपन को क्या करना है देखना आप ध्यान से। अपन से क्या बोला गया है कि जो आपकी फिक्स्ड असेट होंगी वो टोटल असेट का 60% होगी, है ना। ये टोटल असेट मैंने काय को नाम दिया है, उन्होंने कहा था फिक्स्ड प्लस करंट असेट का 60%, उन्होंने कहा था फिक्स्ड और करंट असेट का 60%, तो इसका मतलब टोटल असेट का 60%। ठीक है, टोटल असेट कितना होगा, सिंस आपका लाइबिलिटी साइड कितना है 2 लाख है, तो असेट साइड भी कितना होगा 2 लाख ही होगा। तो एक बात तो कन्फर्म है कि यहाँ पर कितना आने वाला है 2 लाख। ठीक है, अब 2 लाख का 60% कितना आएगा भाई, 2 लाख का 60% आएगा 1,20,000। तो इसका मतलब फिक्स्ड असेट कितनी लेनी है, 1,20,000। तो एक काम करते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ फिक्स्ड एसेट 1,20,000। ठीक है, इसके अंदर लैंड और बिल्डिंग ये 80,000 ही रखनी जो पहली थी, है ना, ये 80,000 ही रखनी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो बचा हुआ प्लांट एंड मशीनरी है वो कितना होगा 40,000। तो प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा हमारा 40,000। क्लियर है बात। ठीक है भाई, तो 1,20,000 आ गया कहाँ से, टोटल एसेट का 60% करा तो 1,20,000 आ गया, और 1,20,000 में लैंड और बिल्डिंग वही रखनी थी जो पहले से थी, तो मतलब 80,000 है कोई, अब बचा प्लांट एंड मशीनरी तो वो 40,000 हो जाएगा, है ना। ये 40,000 कैसे, सब डेप्रिसिएशन वगैरह सब घटाने के बाद। ठीक है, तो अगर मैं एडजस्टमेंट करके आपको दिखाऊं तो कैसे कुछ होगा देखना। जैसे आपका प्लांट एंड, ये एवं ही समझा रहा हूँ ना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। प्लांट एंड मशीनरी कितने का था, 50,000 का था, 15,000 का डेप्रिसिएशन आपने घटाया था, तो ये बच रहा था कितना 35,000। अब इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर जो टोटल बच रहा है वो कितना है 40,000, और डेप्रिसिएशन 15,000 तो पहले ही से था, और 5,000 और लगा ऐसा उन्होंने कहा था। देखो अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये कहा था 5,000 का डेप्रिसिएशन और लगा है, तो 15,000 और 5,000 हो जाएगा 20,000। ठीक है, इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी कितनी हो गई टोटल 60,000। ठीक बात है, मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर होगी। हालांकि हमें केवल किस बात की ज़रूरत थी कि 40,000, है ना, बाकी सब चीज़ें हमें दिखाना नहीं है। ठीक है साहब, तो डेप्रिसिएशन इन टोटल हो गया 20,000, और आपका जो नेट प्लांट एंड मशीनरी हो गया वो हो गया कितना 40,000। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और मुझे बताओ, अगर टोटल असेट 2 लाख है उसमें फिक्स असेट 1,20,000 है, तो आप मुझे बताओ करंट असेट कितनी होगी। सिंपल है सर, इसमें क्या है, ये हो जाएगा आपका 2 लाख माइनस 1,20,000 कितना हो जाएगा 80,000। क्लियर है ये, ओके। अब करंट असेट का बाइफर्केशन हमें देखना है तो हम देख लेंगे, है ना, ओके। जैसे करंट असेट में क्या क्या आता है, स्टॉक है आपका, कैश है, डेटर है, अभी ये सब आना बाकी है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है वर्किंग कैपिटल रेशियो वॉज 8:5। वर्किंग कैपिटल रेशियो किसका दूसरा नाम है, करंट रेशियो का, है ना। तो वर्किंग कैपिटल रेशियो लिखो या करंट रेशियो लिखो एक ही बात है, और ये होता क्या है, करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, और कितना गिवन है ये 8/5। करंट असेट भी मुझे पता है, करंट लाइबिलिटी भी मुझे पता है, ओ माय गॉड, तो रेशियो की ज़रूरत ही क्या है सर, कहाँ पता है, देख लो ना बेटा। करंट असेट 80,000 है और करंट लाइबिलिटी 50,000 है, तो 80,000 डिवाइड बाई 50,000, 8/5 ये गिवन ही है, तो इसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्विक असेट रेशियो कितना गिवन है 1:1। क्विक असेट रेशियो मतलब क्विक रेशियो, ये क्या होता है,
करंट असेट माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, और ये रेशियो कितना गिवन है 1:1। तो 1 गिवन है। करंट असेट कितना था आपका 80,000 था, ठीक है, और स्टॉक कितना निकल जाएगा अभी तो नहीं पता है। करंट लाइबिलिटी कितना, ये तो अपन ने निकाला था कितना 50,000 है ना, ये निकाला था ना अपन ने अपने इसमें भी 50,000 है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50,000। इसको सॉल्व करेंगे तो स्टॉक कितना आएगा भाई बताएंगे आप? इसको सॉल्व करेंगे तो स्टॉक कितना आ जाएगा, चलो यहीं से देख लेते हैं, नहीं तो टाइम बहुत लगेगा। ये जाएगा 30,000, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो स्टॉक भी आ गया भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या है, द रिसीवेबल्स टू सेल्स रेशियो। क्या लिखा है, द रिसीवेबल्स टू सेल्स रेशियो रिवील्ड अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ। ये आप बताइए 2 मंथ क्या होगा, कौन सा पीरियड होगा ये, और लिखा है आगे देयर वर नो कैश सेल। तो ये टेक्निकल सी लैंग्वेज आपको जरूर लग रही होगी, पर इसमें कुछ खास बात नहीं है। आप सोचो क्रेडिट पीरियड और वो भी डेटर, ये दोनों चीज़ें कहाँ ध्यान आती हैं? अरे सर ये 2 मंथ पता है क्या है, ये है डेटर कलेक्शन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड। और ये कितना दिया है 2 मंथ, मतलब हम अपने डेटर को 2 महीने का समय देते हैं, और जबकि जो हमारी क्रेडिट सेल होती है वो तो पूरे 12 महीने की होती है ना। तो क्रेडिट सेल जो होती है वो 12 महीने की होती है, पर हम हमारे जो डेटर हैं वो 2 महीने के बराबर के होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे डेटर निकल जाते हैं। या सिंपल समझो आप तो कि अगर डेटर्स मंथ में दिए गए मतलब वो डेटर कलेक्शन पीरियड है। आपको अगर याद हो टर्नओवर रेशियो, तो अपन क्या करते थे उसमें हर चीज़ का पहले टर्नओवर निकालते थे फिर उसका पीरियड निकालते थे। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो फिर रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, ठीक है, WIP टर्नओवर रेशियो फिर WIP होल्डिंग पीरियड, ऐसे ही डेटा टर्नओवर रेशियो फिर डेटा कलेक्शन पीरियड। तो ये 2 महीने आपको गिवन है ना, थोड़ा अलग लैंग्वेज में गिवन है, ठीक है। तो ये गिवन है 2 महीने। अच्छा ब्रैकेट में कुछ लिखा है रिसीवर्स कितने हैं 4/5 ऑफ द क्विक असेट, 4/5 ऑफ द क्विक असेट। तो पहले यही निपटा देते हैं कि रिसीवर्स कितने हैं, रिसीवेबल्स कितने हैं 4/5 ऑफ क्विक असेट। बोलिए क्विक असेट का ना 4/5 है, ठीक है। रिसीवेबल्स 4/5 है काई के क्विक असेट के, तो 4/5 और क्विक असेट कितना आ जाएगा। करंट असेट अपना कितना था 80,000 है ना, करंट असेट देखो ये लिखा था 80,000 और स्टॉक 30,000। तो करंट असेट में से स्टॉक घटा दो तो आ जाएगा क्विक असेट, तो ये आ जाएगा कितना 50,000। देखो सॉल्व करें तो कितना आएगा 50,000 का एक तरीके से 80% निकालना है तो 40,000 आएगा ये भाई, क्या बोलते हैं आप? 50,000 इंटू 4/5 करो कितना आएगा ये 40,000 आ जाएगा, ठीक है। तो रिसीवेबल्स हमारे कितने आ गए 40,000। अब देखो आपका डेटर कलेक्शन पीरियड या रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड कितना गिवन है 2 मंथ, तो 2 मंथ गिवन है। और ये होता क्या है भाई, ये होता है 360 डिवाइड बाय DTR, याद है आपको डेटा टर्नओवर रेशियो। अच्छा 360 की जगह मैं 12 महीने लिख दे रहा हूँ क्योंकि मंथ में डेटा गिवन है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 12 मंथ। देयरफॉर DTR बराबर कितना होगा 12 मंथ डिवाइड बाय 2 मंथ, ये हो जाएगा 6 टाइम्स। DTR हो गया आपका 6 टाइम्स। और DTR बराबर क्या होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर, ठीक है। तो DTR हो गया 6, क्रेडिट सेल मुझे नहीं पता, टोटल सेल भी यही होगी क्योंकि कैश सेल तो है नहीं है ना। तो क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर, एवरेज डेटर, डेटर हमने निकाली थी क्या, डेटर निकाली थी या हमने सेल्स निकाली थी, क्या निकाला था अपन ने? अपन ने इसके पहले क्या निकाला था, अच्छा डेटर्स निकाले थे 40,000, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 40,000। तो बताइए क्रेडिट सेल्स बराबर क्या हो जाएगा, बताइए 40,000 इंटू 6 2,40,000, ये आ गया आपका क्रेडिट सेल, या फिर टोटल सेल भी बोल सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में क्रेडिट सेल तो है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक की बात तो क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे क्या है कि देखो अपन आ गए थे यहाँ पर, ठीक है, रिटर्न ऑन नेट वर्थ। रिटर्न ऑन नेट वर्थ ये क्या होता है भाई, ये होता है पेट अपॉन, क्या होता है पेट अपॉन नेट वर्थ, ठीक है। और ये कितना गिवन है 10% गिवन है। नेटवर्थ हमको पता है क्या, हाँ नेटवर्थ हमको पता है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल जाएगा, ठीक है।
तो नेटवर्थ कहाँ से पता चल गई सर आपको? हमको तो नहीं चली सर पता। देखो ना आप, ये जो शेयर कैपिटल है, अपने बैलेंस शीट बनाई थी ना अपन ने, ये रही आपकी बैलेंस शीट। ये दोनों जो होते हैं ये क्या होते हैं? शेयर कैपिटल और अदर शेयर होल्डर फंड का हो या रिजर्व में सरप्लस का हो। तो 1,30,000 आपका क्या हो जाएगा? नेटवर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ लिखेंगे हम 1,30,000, यहाँ हो जाएगा पैट, यहाँ हो जाएगा 10%। देयरफॉर आप बताइए पैट बराबर क्या हो जाएगा? 1,30,000 का 10% कितना हो जाएगा? 13,000। ठीक बात है, तो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो हो गया कितना? 13,000। और आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है? 15% ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 15% ऑफ सेल्स। सेल्स कितनी आई थी हमारी? 2,40,000। ठीक है, तो 2,40,000 का 15% भी निकाल देते हैं। चलो, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 2,40,000 का 15%। ठीक बात है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 36,000। डन, ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और क्या बचा? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है बताओगे? ये 8 टाइम्स के बने, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8। COGS कितना आ जाएगा? सेल्स माइनस GP। तो 2,40,000 की सेल्स थी, 36,000 का GP घटा दो तो आपका आ जाएगा क्या? COGS। और COGS कितना आएगा? 2,04,000। 2,04,000। नीचे आ जाएगा एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो देयरफॉर आप बताइए एवरेज स्टॉक कितना आएगा इस हिसाब से? 2,04,000 डिवाइड बाय 8 करके देख लेते हैं। 2,04,000 डिवाइड बाय 8 तो यार है 25,500। ठीक बात है, ये हो जाएगा आपका क्या? स्टॉक। 2,04,000 ही आ रहा है, एक सेकेंड। सेल्स माइनस GP, तो सेल्स हमारा था 2,40,000, उसमें से 36,000 गया तो बचा 2,04,000। तो ये हो गया आपका COGS। और ये कितना था? स्टॉक टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स ही था, तो 2,04,000 डिवाइड बाय 8 टाइम्स अपन करते हैं तो कितना आना चाहिए? एक बार फिर से डिवाइड करके देखते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? नहीं, ठीक है, सही है। 2,04,000 डिवाइड बाय 25,500 ही आएगा। हालांकि ये बात अलग है कि कौन सा स्टॉक है हमारा? एवरेज स्टॉक है। ठीक है, हो सकता है हमें इसकी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बैलेंस शीट में तो हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी है, हमने इसके पहले निकाला था। ठीक है, ये देखो ना, अगर आपको याद हो तो यहाँ दिलाता हूँ आपको याद, ये निकाला था हमने 30,000, है ना? ओके, डन। चलो, तो सारी इन्फॉर्मेशन हम यूज़ कर चुके हैं। अब बैलेंस शीट को फिल करने की बारी आई है। ये रही हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या हम कर चुके थे। स्टॉक हमें लिखना था, स्टॉक हमारा आया था 30,000। ध्यान रखो बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। कभी कभी हम एवरेज स्टॉक को क्लोजिंग मान लेते हैं जब अवेलेबल नहीं होता है ना, पर यहाँ तो हमने क्विक रेशियो के माध्यम से, क्विक रेशियो की हेल्प से हमने स्टॉक निकाल लिया था क्लोजिंग वाला, है ना? तो वो आया था 30,000। कैश और डेटर, डेटर भी हमने निकाले थे। डेटर हमारे कितने आए थे एक बार चेक कर लेते हैं। डेटर हमारे आए थे 40,000, है ना? तो ये हो जाएगा हमारा 40,000। तो इसका मतलब कैश कितना होगा? 10,000 होगा बैलेंसिंग फिगर। 80,000 में से स्टॉक 30,000 का, डेटर 40,000 के, मतलब कैश 10,000 का। तो बैलेंस शीट तो हमारा हो गया कंप्लीट। और कुछ बचा है क्या? इन्होंने और भी कुछ पूछा था? अच्छा हाँ सर, ट्रेडिंग P&L पूछा था, तो चलो वो भी पूरा करते हैं। अब आ जाओ, ट्रेडिंग और P&L की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट है ना, यहाँ आ जाएगा आपका सेल्स, यहाँ आ जाएगा GP, यहाँ आ जाएगा COGS। ठीक है, इसको थोड़ा देर कर लेते हैं। सेल्स कितना आया था आपका? 2,40,000। GP आया था आई थिंक 36,000, है ना? 36,000। और ये आया था 2,04,000। फिर हम बना देंगे P&L, उसमें क्या होगा? उसमें आपका GP आ जाएगा 36,000। ठीक है, और नेट प्रॉफिट जो हमने निकाला था वो कितना आया था? 13,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हालांकि टैक्स रेट गिवन नहीं है, तो जो भी मान लो आप, टोटल नेट प्रॉफिट 13,000 है। और डिबेंचर का इंटरेस्ट आराम से निकाला सकता है, तो वो निकाल देते हैं। 5% के डिबेंचर थे ना, 5% के डिबेंचर थे और 20,000 का अमाउंट था, तो 20,000 का 10% 2,000 आ जाएगा। तो इंटरेस्ट का खर्चा हो जाएगा आपका 2,000। ठीक है, एक मिनट, 20,000 था और उसका 5% 1,000 आएगा ना।
है ना। तो आ जाएगा इंटरेस्ट 1000 और बाकी को अपन डाल देते हैं अदर एक्सपेंस के नाम से, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस में डेप्रीशन भी आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा वो बैलेंस शीट वगैरह आ जाएगा 22,000, ठीक है। तो ये आपका हो गया P&L भी कंप्लीट। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें ये ध्यान देने वाली बात थी कि इसमें जो बैलेंस शीट या जो भी डेटा गिवन था ना, वो करंट का डेटा गिवन है ना। आप उसको ऐसा मत मानो कि वो पिछले साल की बैलेंस शीट है और आप इस साल की बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारा डेटा इसी साल का है, अभी का है, बस उसको हम रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते थे ना, तो चीज़ों को चेंज कर रहे हैं करंट कंडीशंस के हिसाब से, है ना। तो जो भी इन्फॉर्मेशन दी थी उससे हमने नया डेटा निकाल दिया और पूरा का पूरा डेटा पुट करके और नया P&L, नया ट्रेडिंग और नई बैलेंस शीट बना दी, ठीक है। एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत है, इसलिए केयरफुल रहना, ठीक है। ओके।